नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरीज। वो स्टोरीज जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मजा भी बहुत आता था। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज संडे है और संडे को मैं एक स्पेशल स्टोरी लाती हूँ। स्पेशल उनके लिए जो हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत स्पेशल थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, अपने सम्मान के लिए बहुत कुछ किया। आज की जनता इतना कुछ नहीं कर सकती जितना उन लोगों ने किया। कितने ही युद्ध लड़े, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए, उसके सम्मान के लिए, अपने धर्म के लिए, उसकी रक्षा के लिए, अपनी जनता के लिए। केवल अपने लिए नहीं, अपने अपनों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ सहा भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पिछले संडे में एक योद्धा की कहानी सुनाई थी। हमने कहानी सुनी थी पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। आज भी हम एक ऐसे योद्धा के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपना जीवन अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। उन्होंने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ सहा भी। आज हम उन क्षत्रिय के बारे में बात करेंगे जिनको हम एक सिंह की तरह मान सकते हैं। एक ऐसा सिंह जो छिपकर वार करता था, जो पहले नीति बनाता था। ये नहीं कि युद्ध करना है और चल दिए, नहीं, जैसे सिंह घात लगाता है उसी तरह से घात लगाकर अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देता था। आज हम उन योद्धा के बारे में बात करेंगे जिनकी एक एक कहानी एक एक बच्चे के मुंह पर है, जिनको हम याद हमेशा ही करेंगे। उनकी कहानियों का हम आकलन पिक्चरों या नाटकों से नहीं कर सकते, पर हम उनकी कहानियाँ सुन ही सकते हैं ना। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवनेरी दुर्ग पुणे के पास है। उनकी माता ने उनका नाम भगवान शिवाय के नाम पर शिवाजी रखा। उनकी माता भगवान शिवाय से स्वस्थ संतान के लिए प्रार्थना किया करती थी। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे, जो कि डेक्कन सल्तनत के लिए कार्य किया करते थे। शिवाजी के जन्म के समय डेक्कन की सत्ता 3 इस्लामिक सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा में थी। शिवाजी अपनी मां जीजाबाई के प्रति बेहद समर्पित थे। उनकी मां बहुत ही धार्मिक थी। उनकी माता शिवाजी को बचपन से ही युद्ध की कहानियां तथा उस युग के घटनाओं के बारे में बताई रहती थी। खासकर उनकी मां उन्हें रामायण और महाभारत की प्रमुख कहानियां सुनाती थी, जिन्हें सुनकर शिवाजी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा था। इन 2 ग्रंथों की वजह से वो जीवन पर्यंत हिंदू महत्वों को बचाव करते रहे। इसी दौरान शाहजी ने दूसरा विवाह किया और अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई के साथ कर्नाटक में आदिल शाह की तरफ से सैन्य अभियानों के लिए चले गए। उन्होंने शिवाजी और जीजाबाई को दादोजी कोंडदेव के पास छोड़ दिया। दादोजी ने शिवाजी को बुनियादी लड़ाई तकनीकों के बारे में, जैसे कि घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी सिखाई।
छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली पत्नी का नाम सईबाई निबालकर था तथा छत्रपति शिवाजी महाराज और सईबाई निबालकर का विवाह सन 14 मई 1640 में लाल महल पुणे में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी सईबाई निबालकर का जन्म 1633 में महाराष्ट्र के फलटण में हुआ था। सईबाई निबालकर के पिता का नाम मुधोजीराव नायक निबालकर था तथा सईबाई निबालकर की माता का नाम रेवबाई था। सईबाई निबालकर निष्ठा से हिंदू धर्म को मानती थी। उनके 4 पुत्र हुए थे, संभाजी, रानूबाई, सखुबाई और अंबिकाबाई। छत्रपति शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी का नाम सोयराबाई भोसले था। सोयराबाई मराठा सेना के मुख्य अध्यक्ष हबीराव मोहिते की छोटी बहन थी। 1660 में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उनका विवाह हुआ था। सोयराबाई की उम्र शिवाजी महाराज की तुलना में काफी छोटी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की तीसरी पत्नी का नाम रानी साहेब पुतलाबाई भोसले था। छत्रपति महाराज की चौथी पत्नी का नाम सकवर बाई गायकवाड़ था। छत्रपति शिवाजी महाराज की 5वीं पत्नी का नाम सगुनाबाई शिर्के था। छत्रपति शिवाजी महाराज की 6ठी पत्नी का नाम काशीबाई जाधव था। छत्रपति शिवाजी महाराज की 7वीं पत्नी का नाम लक्ष्मीबाई विचारे था। छत्रपति शिवाजी महाराज की 8वीं पत्नी का नाम गोवताबाई इंगले था। शिवाजी महाराज ने वर्ष 1645 में आदिल शाह सेना को बिना सूचित किए कोडना किला पर हमला कर दिया। इसके बाद आदिल शाह सेना ने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। आदिल शाह सेना ने यह मांग रखी कि उनके पिता को तब रिहा करेंगे जब वह कोडना का किला छोड़ देंगे। उनके पिता की रिहाई के बाद 1645 में शाहजी की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद शिवाजी ने फिर से आक्रमण शुरू कर दिया। वर्ष 1659 में आदिल शाह ने अपने सबसे बहादुर सेनापति अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। शिवाजी और अफजल खान 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के किले के पास एक झोपड़ी में मिले। दोनों के बीच एक शर्त रखी गई कि वह दोनों अपने साथ केवल एक ही तलवार लाएंगे। शिवाजी को अफजल खान पर भरोसा नहीं था, इसलिए शिवाजी ने अपने कपड़ों के नीचे कवच डाला और अपनी दाईं भुजा पर बाघ नख रखा और अफजल खान से मिलने गए। अफजल खान ने शिवाजी के ऊपर वार किया, लेकिन अपने कवच की वजह से वे बच गए और फिर शिवाजी ने अपने बाघ नख से अफजल खान पर हमला किया। हमला इतना घातक था कि अफजल खान बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शिवाजी ने सैनिकों ने बाजीपुर पर आक्रमण कर दिया। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के युद्ध में बीजापुर की सेना को हरा दिया। शिवाजी की सेना ने लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया। शिवाजी की सेना ने बीजापुर के 3000 सैनिक मार दिए और अफजल खान के 2 पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया। शिवाजी ने बड़ी संख्या में हथियारों, घोड़ों और दूसरे सैन्य सामानों को अपने अधीन कर लिया। इससे शिवाजी की सेना और ज्यादा मजबूत हो गई और मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा खतरा समझा। मुगलों के शासक औरंगजेब का ध्यान उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत की तरफ गया। उसे शिवाजी के बारे में पहले से ही मालूम था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने मामा शाइस्ता खान को सूबेदार बना दिया था। शाइस्ता खान अपने 1.5 लाख सैनिकों को लेकर पुणे पहुंच गया
और अपने वहां लूटपाट शुरू कर दी। शिवाजी ने अपने 350 मावलों के साथ उन पर हमला कर दिया। तब शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ और शाइस्ता खान को इस हमले में अपने 3 उंगलियां गंवानी पड़ी। इस हमले में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान के पुत्र और उनके 40 सैनिकों को वध कर दिया। शाइस्ता खान ने पुणे से बाहर मुगल सेना के पास जाकर शरण ली और औरंगजेब ने शर्मिंदगी के मारे शाइस्ता खान को दक्षिण भारत से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया। इस जीत के बाद शिवाजी की शक्ति और ज्यादा मजबूत हो गई थी, लेकिन कुछ समय बाद शाइस्ता खान ने अपने 15,000 सैनिकों के साथ मिलकर शिवाजी के कई क्षेत्रों को जलाकर तबाह कर दिया। बाद में शिवाजी ने इस तबाही का बदला लेने के लिए मुगलों के क्षेत्रों में जाकर लूटपाट शुरू कर दी। सूरत उस समय हिंदू मुसलमानों का हज पर जाने का एक प्रवेश द्वार था। शिवाजी ने 4,000 सैनिकों के साथ सूरत के व्यापारियों को लूटने का आदेश दिया, लेकिन शिवाजी ने किसी भी आम आदमी को अपनी लूट का शिकार नहीं बनाया। शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया गया और उन्हें लगा कि उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया है। इसके खिलाफ उन्होंने अपना रोष दरबार पर निकाला और औरंगजेब पर छल का आरोप लगाया। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया और शिवाजी पर 500 सैनिकों का पहरा लगा दिया। हालांकि उनके आग्रह करने पर उनकी स्वास्थ्य की दुआ करने वाले आगरा के संत फकीरों और मंदिरों में प्रतिदिन मिठाइयाँ और उपहार भेजने की अनुमति दे दी गई थी। कुछ दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन शिवाजी ने संभाजी को मिठाइयों की टोकरी में बैठकर और खुद मिठाई की टोकरी उठाने वाले मजदूर बनकर वहां से भाग निकले। इसके बाद शिवाजी ने खुद को और संभाजी को मुगलों से बचाने के लिए संभाजी की मौत की अफवाह फैला दी। इसके बाद संभाजी को मथुरा में एक ब्राह्मण के यहाँ छोड़कर शिवाजी महाराज बनारस चले गए। औरंगजेब ने जय सिंह पर शक करके उसकी हत्या विष देकर करवा डाली। जशवंत सिंह शिवाजी के जो मित्र थे के द्वारा पहल करने के बाद 1668 में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की मान्यता दी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5,000 की मनसबदारी मिली और शिवाजी को पूना, चाकन और सूबा का जिला लौटा दिया गया, लेकिन सिंगढ़ और पुरंदर पर मुगलों का आधिपत्य बना रहा। सन 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर में 132 लाख की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते वक्त शिवाजी ने एक बार फिर मुगल सेना को सूरत में हरा दिया। सन 1674 तक शिवाजी के साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार हो चुका था। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु ब्राह्मणों ने उनका घोर विरोध किया क्योंकि शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे। उन्होंने कहा कि क्षत्रियता का प्रमाण लाओ तभी वह राज्याभिषेक करेंगे। बालाजी राव जी ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंध के प्रमाण भेजे, जिससे संतुष्ट होकर वह रायगढ़ आए और उन्होंने राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक के बाद भी पुणे के ब्राह्मणों ने शिवाजी को राजा मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। विभिन्न राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया। इस समारोह के लगभग रायगढ़ के 5,000 लोग इकट्ठा हुए थे। शिवाजी को छत्रपति का खिताब दिया गया।
उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। इस कारण फिर से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार उनका राज्याभिषेक हुआ। 2 बार हुए इस समारोह में लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए। इस समारोह में हिंदू स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया। शिवाजी के परिवार में संस्कृत का ज्ञान अच्छा था और संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया गया था। शिवाजी ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने किलों के नाम संस्कृत में रखे, जैसे कि सिंधुदुर्ग, प्रचंडगढ़ तथा सुवर्णदुर्ग। उनके राजपुरोहित केशव पंडित सव्य एक संस्कृत के कवि तथा शास्त्री थे। उन्होंने दरबार के कई पुराने कायदों को पुनर्जीवित किया एवं शासकीय कार्यों में मराठी तथा संस्कृत भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया। शिवाजी एक कट्टर हिंदू थे। वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके राज्य में मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता थी। शिवाजी ने कई मस्जिदों के निर्माण के लिए दान भी दिए। हिंदू पंडितों की तरह मुसलमान संतों और फकीरों को बराबर का सम्मान प्राप्त था। उनकी सेना में कई मुस्लिम सैनिक भी थे। शिवाजी हिंदू संस्कृति का प्रचार किया करते थे। वह अक्सर दशहरा पर अपने अभियानों का आरंभ किया करते थे। शिवाजी ने काफी कुशलता से अपनी सेना को खड़ा किया था। उनके पास एक विशाल नौसेना भी थी, जिसके प्रमुख मयंक भंडारी थे। शिवाजी ने अनुशासित सेना तथा सुस्थापित प्रशासनिक संगठनों की मदद से एक निपुण तथा प्रगतिशील सभ्य शासन स्थापित किया। उन्होंने सैन्य रणनीति में नवीन तरीके अपनाए, जिसमें दुश्मनों पर अचानक आक्रमण करना जैसे तरीके शामिल थे। शिवाजी को एक सम्राट के रूप में जाना जाता है। उनको बचपन में कुछ खास शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन वह फिर भी भारतीय इतिहास और राजनीति से अच्छी तरह परिचित थे। शिवाजी ने प्रशासकीय कार्यों में मदद के लिए 8 मंत्रियों का एक मंडल तैयार किया था, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें मंत्रियों प्रधान को पेशवा कहते थे। राजा के बाद सबसे ज्यादा महत्व पेशवा का होता था। अमात्य वित्त मंत्री और राजस्व के कार्यों को देखता था और मंत्री राजा के दैनिक कार्यों को लेखा जोखा रखते थे। सचिव दफ्तरी का काम किया करता था। सुमंत विदेश मंत्री होता था, जो सारे बाहर के काम किया करता था। सेनापति सेना का प्रधान होता था। पंडित राव दान और धार्मिक कार्य किया करते थे। न्यायाधीश कानूनी मामलों को देखा करते थे। मराठा साम्राज्य उस समय 3 या 4 विभागों में बटा हुआ था। प्रत्येक प्रांत में एक सूबेदार था, जिसे प्रांत पंतपति कहा जाता था। हर एक सूबेदार के पास एक अष्टप्रधान समिति होती थी। न्याय व्यवस्था प्राचीन प्रणाली पर आधारित थी। शुक्राचार्य, कौटिल्य और हिंदू धर्मशास्त्रों को आधार मानकर निर्णय दिया जाता था। गांव के पटेल फौजदारी मुकदमों की जांच करते थे। राज्य की आय का साधन भूमिकर था। सरदेशमुखी से भी राजस्व वसूला जाता था। पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा की गारंटी के लिए वसूले जाने वाले सरदेशमुखी कर था। शिवाजी अपने मराठों का सरदेशमुख कहा करते थे और इसी हैसियत से सरदेशमुखी का कर वसूला जाता था। शिवाजी महाराज ने अपने पिता से स्वराज्य की शिक्षा हासिल की थी। जब बीजापुर के सुल्तान ने उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया था, तो शिवाजी ने एक आदर्श पुत्र की तरह अपने पिता को बीजापुर के सुल्तान से संधि करके छुड़वा लिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद ही शिवाजी ने
अपना राज तिलक करवाया। सभी प्रजा शिवाजी का सम्मान करती थी और यही कारण है कि शिवाजी के शासन काल के दौरान कोई आंतरिक विद्रोह जैसी घटना नहीं हुई थी। वह एक महान सेना नायक के साथ साथ एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे। वह अपने शत्रु को आसानी से मात दे देते थे। 3 अप्रैल 1680 में लगातार 3 सप्ताह तक बीमार रहने के बाद यह वीर हिंदू सम्राट सदा के लिए इतिहासों में अमर हो गया और उस समय उनकी आयु केवल 50 वर्ष थी। शिवाजी महाराज एक वीर पुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन मराठा हिंदू साम्राज्य के लिए समर्पित कर दिया। मराठा इतिहास में सबसे पहला नाम शिवाजी का ही आता है। आज महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में वीर शिवाजी महाराज की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है।